साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे आरटीई 2011 उससे संबंधित महत्वपूर्ण टोटल 55 जो क्वेश्चन है उनकी। इससे पहले अपन ने जो विद्यालय प्रबंधन की जो समितियां उससे संबंधित भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आरटीई 2009 से संबंधित वीडियो, शिक्षण अधिगम नवाचार उससे संबंधित वीडियो एवं क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज अपन इनके बारे में बात करेंगे आरटी 2011। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे अपन बात करेंगे इसमें जो मनोविज्ञान है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज टोटल हर टॉपिक वाइज अपन 50 या लगभग 40-50 क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तो देखिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आरटी 2011 के किस नियम के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार से शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता यानी योग्यता को शिथिल करने के अनुबंध संबंध में अनुरोध करेगी? आपके सामने ऑप्शन है नियम 16, नियम 17, नियम 18 और नियम 23। आपको बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा नियम 17 जो है उसके अंतर्गत जो न्यूनतम योग्यता है उसमें शिथिलीकरण की जा सकती है और उसके लिए अनुरोध किया जा सकता है नियम 17 के तहत। आगे देखिए इसके अंतर्गत और जो नियम 16 है उसके अंतर्गत न्यूनतम योग्यता आ जाती है। नियम जो 18 है, नियम 18 है उसके अंतर्गत क्या होता है, जो अपन कह सकते हैं न्यूनतम योग्यताओं को उनको अर्जित करना, ये इसके अंतर्गत आता है। और जो नियम 23 है वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद में प्रमाण पत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सबको पता है कि जो शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित जितने भी टॉपिक है उसका लगभग 80-90 नंबर का जो मैटर है, तो इसलिए हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर ज़रूर करना है। अगर आप आरटी 2011 के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, लगभग टोटल 55 क्वेश्चन है, उसमें अगर लगभग 50 क्वेश्चन के नज़दीक आप पहुंचते हैं तो मैं समझता हूं काफ़ी अच्छा आपका प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आरटी 2011 लागू होने के पश्चात निजी विद्यालयों को किस अधिनियम के तहत मान्यता लेना आवश्यक है? आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1971, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996, राजस्थान प्रबोधक सेवा नियम और राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम। निजी विद्यालयों को किस अधिनियम के तहत मान्यता लेना आवश्यक है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के तहत इसमें मान्यता ली जाती है। और आरटी का जो है उसके अंतर्गत जो नियम 14 है 14 वो मान्यता लेने से संबंधित है। नियम 14 और 15 दोनों ही, ठीक है। 15 के तहत अगर मानक पूरे नहीं होते तो मान्यता वापस ली जा सकती है इसी अधिनियम के तहत। अगर आपको इसी में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के अपन कह सकते हैं किस नियम के तहत मान्यता वापस ली जा सकती है, तो वो भी जो गैर सरकारी संस्था अधिनियम है 1989 वो ही लागू होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आरटी 2011 के तहत जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष होगा एससीबीओ, सीबीओ, सीओ और एससीओ। देखिए शिकायतों का निपटारा करने के लिए 2 समितियां बनती हैं, एक तो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति और एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति। आपको जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष हो जाएगा सीईओ। जिला स्तरीय की बात की गई है तो इसका जो अध्यक्ष कौन हो जाएगा? सीईओ। और उसका जो सदस्य होता है वो होता है डीईओ, ठीक है। अपन कहते हैं सीडीओ जिसको अपन कहते हैं, वो इसका सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी 2011 के किस नियम के तहत राज्य सलाहकार परिषद के गठन और उसके कार्यों का उल्लेख है? आरटी 2011 के किस नियम के तहत राज्य सलाहकार परिषद के गठन और उसके कार्यों का उल्लेख है? आपके सामने ऑप्शन है नियम 25, नियम 26, नियम 27 और नियम 28। राज्य सलाहकार परिषद का गठन का उल्लेख नियम, इसका सही आंसर हो जाएगा नियम 28 जो है वो किससे संबंधित? राज्य सलाहकार परिषद के गठन से संबंधित है। 25 किससे संबंधित है? 26 किससे संबंधित है और 27 किससे? 25 जो है वो है अभिभावकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित। नियम जो 26 है वो किससे संबंधित है? देखिए याद कीजिए, नियम जो 26 है उसके अंतर्गत बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है उसके कार्य और 27 के अंतर्गत उसको शिकायत करने की रीति आ जाती है और 28 के अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद आ जाता है।
तो चीज़ें आपकी रिपीट भी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी 2011 के संबंध में असत्य कथन आपको देखना है कौन सा है। अगर आप लास्ट तक इस टोटल क्वेश्चन को देखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो साबित होगा। क्वेश्चन नंबर इसके अंतर्गत देखिए, इनमें आपको असत्य कथन देखना है। आरटी 2011 में 10 अध्याय व 29 नियम है। ठीक है, 10 अध्याय और 29 नियम है, बिल्कुल सही है। आपको असत्य कथन देखना है। आरटी 2000 के अध्याय 3 का संबंध बालक के प्रशिक्षण संबंधी अधिकार से है, तो ये भी कथन इसके अंतर्गत सही है। नियम 24-25 का संबंध शिकायत निवारण से, ये भी सही है। तो और फिर बच के आपके सामने पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध नियम 26-27 से, तो ये कथन यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो नियम 22 से संबंधित है, तो इसके अंतर्गत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी 2011 के तहत ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष होगा। वहाँ पे देखिए जिला स्तरीय समिति थी और यहाँ पे ब्लॉक स्तरीय आपको पूछी जा रही है। आपके सामने ऑप्शन है डीओ, सेकंड है सीबीओ, बीडीओ और सीईओ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है बीडीओ, ब्लॉक खंड विकास अधिकारी अपन कह सकते हैं बीडीओ, क्योंकि ये ब्लॉक स्तर की बात की जा रही है। ठीक है, और ये जिला स्तर पे होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और ये पंचायत स्तर पर अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक स्तर। आगे देखिए, ये जो है ये सदस्य होते हैं, ब्लॉक स्तर जो ये अध्यक्ष है ये क्या है, उसका सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने एवं राज्य सरकार को राय देने हेतु किसके गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन है, अधिनियम के जो उपबंध उनको प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने एवं राज्य सरकार को राय देने के लिए किसके गठन का प्रावधान है। आपके सामने ऑप्शन है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ब यहाँ पे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, और है राज्य सलाहकार परिषद। दोस्तों कल भी मैंने इससे संबंधित टोटल 30 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है ताकि वो चीज़ें आपके लिए रिपीट होती रहे, और बाकी काफ़ी इसमें नई क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन भी अपन इसमें मिक्स में भी आगे चालू करेंगे 1-2 दिन बाद में। तो इसका क्या होगा, इसका सही हो जाएगा राज्य सलाहकार परिषद, इसका सही आंसर हो जाएगा द। राज्य सलाहकार परिषद है उसका गठन किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार को इस आरटी अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर प्रवेश किस कक्षा से दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए, जिस कक्षा में बालक विद्यालय में प्रवेश ले, एंट्री लेवल कक्षा पर, प्रारंभिक कक्षाओं में किसी भी कक्षा में, और द उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वह एंट्री लेवल कक्षा पर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बालक किसी भी कक्षा में प्रवेश लेना चाहिए, ये चीज़ संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी 2011 के किस अध्याय के अंतर्गत पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना उल्लेखित है। आपके सामने ऑप्शन है अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 और अध्याय 9। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा अध्याय 7। अध्याय 7 है तो ध्यान रखना उसके अंतर्गत 2 7 है, ये भी 7 है और यहाँ पे 2 7 है, तो 7 से 7 कर लेना। ठीक है, ये 7 है और इसको आप 7 समझ लें। तो ये जो है यहाँ पे जो कौन कौन सी लागू हो जाती है, 22 और 23 नियम लागू होते हैं अध्याय 7 में, जो किससे संबंधित है, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने से अध्याय 7 का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, आरटी 2011 भाग 9 बाल अधिकारों के संरक्षण के तहत कौन सी धारा सम्मिलित नहीं है। भाग 9 के अंतर्गत इनमें से कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है, नियम 25, नियम 26, नियम 27 और नियम 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियम 25 इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, बाकी 26, 27 और 28 किसके अंतर्गत आते हैं, भाग 9 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटी 2011 के तहत ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का सदस्य होगा। आपको पूछेंगे ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति का सदस्य कौन होगा। आपके सामने ऑप्शन डीओ, सीबीओ, बीडीओ और सीईओ। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा
सदस्य। ब्लॉक स्तर की बात की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CBO, ये इसका सदस्य होता है। और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष BDO है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको सदस्य के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RT 2011 किस नियम के तहत, RT 2011 के किस नियम के तहत निजी विद्यालयों की स्थापना से पूर्व मान्यता लेना आवश्यक है? आपके सामने ऑप्शन है ए नियम 12, नियम 16, नियम 15 और नियम 14। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नियम 14 ये मान्यता से संबंधित है। ठीक है, मान्यता वापस लेने की बात आती है वहाँ पे नियम 15 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RT 2011 के किस नियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के 1 माह के भीतर पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा? नियम 22, नियम 23, नियम 24 और नियम 27। अध्याय किससे संबंधित है? अध्याय 7 से संबंधित मैंने बताया था। और 22 जो है पाठ्यचर्या में मूल्यांकन क्रिया, और ये है प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने से संबंधित। ठीक है, तो 1 माह के भीतर पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियम 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RT 2009 में जिस धारा का संबंध 23 से है, RT 2009 में आपको ध्यान रखना है कि धारा जो 23 है उसका संबंध किससे है, वही संबंध राज्य नियमावली में किस नियम से है? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नियम 16, नियम 24, नियम 20 और नियम 29। देखिए चीज़ें अगर बार बार रिपीट होंगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो आपका माइंड इनमें से एक ढूंढने में अपन कह सकते हैं तीव्र होगा। तो ये चीज़ें बार बार अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, जितना ज़्यादा आप माइंड को यूज करोगे, टेक्निकल क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप सोल्व करोगे इस टाइप के, उतना ही ज़्यादा ये सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होगी। तो इसका जो ये हो जाएगा इसका आंसर नियम जो 16 है, नियम 16 किससे संबंधित है? इसके नियम 23 आपको पता होना है, शिक्षकों की योग्यता से संबंधित है। ठीक है, शिक्षकों की योग्यता से संबंधित है। तो यहाँ पे जो नियम जो 16 है वो किससे संबंधित है? यहाँ पे शिक्षकों की योग्यता से, RT जो 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, RT 2011 के तहत निजी विद्यालय में असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल वर्ग के 25% सीटों के लिए बालकों की फीस का पुनर्भरण कौन करेगा? संबंधित अभिभावक, संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई नहीं, क्योंकि वे निःशुल्क है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं वास्तव में उतने इजी है नहीं, क्योंकि सब क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन अपन इनको कह सकते हैं। चीज़ों आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा तभी आप इनका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे कौन इनकी जो राशि का पुनर्भरण करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित जो राज्य सरकार है वो इनकी फीस का पुनर्भरण करेगी। आप सबको पता है कि उनके लिए निःशुल्क है, लेकिन विद्यालयों को तो पैसा देना ही पड़ेगा, और वो पैसा कौन देगा? संबंधित राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, RT 2011 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने पर दिए जाने वाले पूर्णता प्रमाण पत्र का आधार होगा केस स्टडी, ब केवल रचनात्मक आकलन से, यहाँ पे है जो केवल योगात्मक आकलन, और द छात्र संचयी अभिलेख। तो उसको जो पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाता है उसका आधार होता है छात्र संचयी अभिलेख। तो इसका आंसर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखना, यह RT 2011 नियमावली में कौन से नियम में उल्लेखित? आपके सामने ऑप्शन है नियम 25, नियम 11, नियम 21 और नियम 20। इसका सही आंसर हो जाएगा नियम 21 जो है RT 2011 में किससे संबंधित है? छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित है। लेकिन आपको साथ में ये भी याद रखना कि जो नियम 25 है, नियम 25 RT 2009 के अंतर्गत ये छात्र शिक्षक अनुपात से संबंधित। तो 25 जो छात्र शिक्षक अनुपात से हैं वही संबंध RT अपनी जो 2011 उसके अंतर्गत नियम 21 से संबंधित है। हो सकता है आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने में थोड़ा सा टाइम लगे, बाकी मेरी कोशिश रहेगी इन 55 क्वेश्चन को अपन लगभग 40 मिनट में कवर कर ले। बाकी चीज़ें अपन थोड़ा सा विस्तृत देखते हुए चल रहे तो कुछ टाइम लग भी सकता है, 2-4 मिनट इसमें। राज्य में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी किसे तय किया गया है? मूल्यांकन प्रक्रिया एवं पाठ्य जो क्रम है उसके लिए शैक्षणिक प्राधिकारी किसको तय किया गया? आपके साथ पाठ्य पुस्तक मंडल को, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षा सचिव और RSCRT को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RSCRT जो है उदयपुर, उसको शैक्षणिक प्राधिकारी तय किया गया। राजस्थान में ये कौन सी धारा के तहत आ जाता है ये आपको पता होना
ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो नियम 22 है वो इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक कक्षा 1 किलोमीटर दूरी पर व उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित हो, इनका RT 2000 के किस नियम में प्रावधान है? आपके सामने ऑप्शन है नियम 6 में, नियम 7 में, नियम 8 और नियम 9। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है नियम जो 7 है, वो विद्यालयों की स्थापना से संबंधित है, जिसके अंतर्गत 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक एवं 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित होगी। हालांकि जो अपन कह सकते हैं क्षेत्रीय आबादी है या अपन कह सकते दुर्गम क्षेत्र, वहाँ पे आबादी का 150 होना और उसके अंतर्गत जो पढ़ने वाले जो बालक है 6 से 11 वर्ष, उनकी आबादी जो जनसंख्या 20 होना जरूरी है, या उनकी संख्या 20 होना जरूरी है, सॉरी। तो ये चीज़ें वहाँ पे जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल वर्ग के बालकों को निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर प्रवेश दिलाना किसका दायित्व है? वहाँ पे मैंने बात की थी किसकी? उनकी जो राशि है उसका पुनर्भरण को करना, और यहाँ पे उनको प्रवेश दिलाना केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, संबंधित संस्था के अध्यापकों का और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित जो राज्य सरकार, उसका दायित्व है कि 25% जो बालक है उनको निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के वो किसके अंतर्गत है? पिछला क्वेश्चन है उसके अंतर्गत RT जो है 2011 उसका जो नियम है 10 वो इससे संबंधित है। और वैसे अपने जो RT 2009 की बात करें तो उसके अंतर्गत जो नियम है 12 वो इस अधिनियम या अपन कह सकते एक्ट वो 12 उस पर लागू होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के कितने माह के भीतर प्रधानाध्यापक द्वारा पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? 6 माह में, 3 माह में, 1 माह में, 15 दिन में? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इसका जो आंसर है वो जाएगा 1 माह के भीतर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। RT 2011 नियम 20 के तहत शिक्षकों का कौन सा कर्तव्य नहीं है? छात्र संचय अभिलेख का संधारण करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और उन्हें लागू करना, और यहाँ पे अधिनियम 24 में उल्लिखित समस्त कार्यक्रम या कार्य। इसका आंसर देखते हैं, आप क्या बताते हैं कौन सा एक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए छात्र संचय अभिलेख वो उसका कार्य है, प्रशिक्षण कार्यों में भाग लेना भी उसका कार्यक्रम, और 24 के अंतर्गत अधिनियम में कर्तव्य तो उनको तो करना ही है। तो यहाँ पे जो स है वो इसके अंतर्गत नहीं है। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित करना और उन्हें लागू करने का कार्य केंद्र सरकार का है। ठीक है, ये बारीकी आपको शायद पता नहीं हो कि ये भी कार्य केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है। तो मानकों को विकसित करना और उन्हें लागू करने का अगर बात क्वेश्चन आए तो बहुत महत्वपूर्ण, अधिकतर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, अगर मानकों को विकसित करने की बात करने और उनको लागू करने की बात है तो वो केंद्र सरकार का कार्य है, ना कि राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। राज्य सलाहकार परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 16, ब 11, स 6 और द 15। तो राज्य सलाहकार जो परिषद है उसके अंतर्गत इसका सही आंसर हो जाएगा द 15 सदस्य होते हैं। SMC की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी चाहिए? आपको पूछेगा साधारण सभा की बैठक प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक 15 दिन में, प्रत्येक 3 माह में और प्रत्येक 6 माह में। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक 3 माह में। साधारण सभा की बैठक की बात की गई है, ना कि कार्यकारिणी समिति की। कार्यकारिणी की आती तो वहाँ पे ये हो जाएगा, और साधारण सभा की बात की जाए तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। RTE के तहत राजस्थान में असुविधाग्रस्त एवं दुर्बल वर्ग के बालकों को निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर प्रवेश किस सत्र से दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2010-11 से, 2011-12 से, 2012-13 से और 2017-18 से। इसका सही आंसर हो जाएगा 2012-13 से। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि एग्ज़ाम तक आपसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, मैटर है, वो आपको हर दिन, हर 1-2 दिन में अपन कह सकते हैं आपको मैटर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे RT 2011 के नियम 24 के तहत कोई अध्यापक ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वो कहाँ पे अपील करेगा?
राज्य सलाहकार परिषद में, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में, जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति। मैं समझता हूँ कि अगर इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हैं तो सभी प्रकार के जो आपके डाउट्स हैं वो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाने चाहिए इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द जिला स्तरीय जो शिकायत निवारण समिति है उसके अंतर्गत वो अपनी अपील करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर प्रवेश लेने से संबंधित नियम नहीं है। 25% सीटों में प्रवेश के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, इनमें कौन सा नियम है? नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, निजी विद्यालयों में अधिनियम 12(1) के तहत 25% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। निजी विद्यालय में प्रवेश एंट्री लेवल कक्षा से दिया जाता है। संबंधित ग्राम पंचायत के अलावा अन्य ग्राम पंचायत के बालक भी 25% सीटों पर प्रवेश ले सकते हैं। और फिर है लॉटरी प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायत में केवल संबंधित वार्ड को पहले प्राथमिकता देनी होगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी ये जो है इसके अंतर्गत इनमें कौन सा नियम नहीं है आपको पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही आंसर है इसका। ये इसमें संबंधित नियम नहीं है कि अपन कह सकते हैं ग्राम पंचायत के अलावा अन्य ग्राम पंचायत का बालक आरटीई के दायरे में नहीं आएगा, ये इसके अंतर्गत नियम नहीं है, बाकी सब इसके अंतर्गत है। आगे देखिए, आरटी 2009 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार को राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदत्त है? आरटीई 2011 पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत अधीन जो सरकार है या अपन कह सकते हैं प्राधिकारी है उसको किस धारा के तहत अपन कह सकते हैं समय समय पर निर्देश जारी करेगी? आपके सामने ऑप्शन है धारा 31, धारा 34, धारा 32 और धारा 35। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा जो 35 है आरटी 2009 के अंतर्गत, उसकी जो धारा जो दो अपन कह सकते 35 वो निर्देश जारी करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य हैं। पदेन सदस्य कौन है? प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक RSCRT उदयपुर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी पदेन सदस्य है। लेकिन राज्य सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष की बात की जाती है तो उसका हो जाएगा शिक्षा मंत्री जो है वो इसका अध्यक्ष होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है RT 2011 के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन है RT 2011 के अनुसार बालक को प्रवेश देते समय उसकी आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कुछ चीज़ें बहुत आसान होती है लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन आता तो लगता है कि ये क्वेश्चन क्या आ गया है, और वैसी स्थिति में कई बार हम साधारण क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे ग्राम पंचायत के द्वारा, वार्ड पंच के द्वारा, संबंधित विद्यालय के द्वारा और CBO के द्वारा। चीज़ों को उसी वे में अपन को सोचना होगा जिस वे में अपन को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न कि अपनी तरफ से हम एक्स्ट्रा अगर माइंड लगाएंगे कुछ अलग हटकर देने की कोशिश करेंगे तो वैसी स्थिति में हमारा ईजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधित विद्यालय के द्वारा जो है उसकी आयु का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रवेश लेने के लिए वो विद्यालय में जाएगा तो वहाँ पे संबंधित विद्यालय ही ये तय करेंगे कि बालक की आयु हो चुकी है या नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RT 2011 के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि गांव के अंतर्गत विद्यालय कई होते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, जैसे निजी विद्यालय है एक गांव में मान लो 5 है, 4 है, 10 है, 15 जो भी है, तो वहाँ पे कोई अभिभावक है वो चाहता है कि इस विद्यालय में नहीं आए तो दूसरी में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वो कितने विद्यालय में आवेदन दे सकता है? आपके सामने केवल 1 में, केवल 2 में, केवल 3 और केवल इसके अंतर्गत 5 विद्यालय में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 5। क्वेश्चनों किस टाइप की लगे आपको कमेंट जरूर करें। सेलेक्टेड क्वेश्चन है RT 2011 पूरी के विश्लेषण के बाद में ये क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, RT 2011 के तहत 25% सीटों पर प्रवेश लेने के लिए पिछड़े वर्ग के बालक के माता पिता की आय होनी चाहिए, आय नहीं होनी चाहिए, किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक, 2.5 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक और 1.5 लाख से अधिक। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? 2.5 लाख से अधिक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में
कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको जितना जल्दी हो सके आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन है आपका आरटीई से संबंधित या शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपना जो चैनल है अभिप्रेरणा ई क्लासेज के नाम से ही चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2.5 लाख से अधिक बालक उसकी अभिभावक की आय नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के सदस्य कौन कौन होते हैं? स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं के माता पिता और अभिभावक, स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड से निर्वाचित व्यक्ति, शिक्षा मंत्री और स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी सदस्य, निर्वाचित सदस्य उस गांव या वार्ड में जहां स्कूल स्थित है। द क्या है यहाँ पे? स्थानीय अधिकारी प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव या वार्ड में जहां स्कूल स्थित है। किसको छोड़कर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्री को छोड़कर जो है सब विद्यालय एसएमसी के सदस्य होते हैं। ये इसका आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में कितने सदस्य होते हैं? कार्यकारिणी समिति के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? आपके सामने ऑप्शन 11 सदस्य, 16 सदस्य, 25 सदस्य और 23 सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सदस्य। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमसी के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? एसएमसी के अध्यक्ष का आपको पूछा जा रहा है, आपको उपाध्यक्ष का भी पूछा जा सकता है, आपको सचिव का भी पूछा जा सकता है। एसएमसी की साधारण सभा की अध्यक्षता करना अध्यक्ष का कार्य, बैठक बुलाना, बैठक को स्थगित करना, बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना, आय व्यय पर नियंत्रण रखना और बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करना। तो कौन सा कार्य इसके अंतर्गत नहीं है? तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाता है, ये भी अध्यक्ष का कार्य, ये भी कार्य, लेकिन ये कार्य एसएमसी का जो अपन कह सकते हैं अध्यक्ष उसका नहीं है। ये किसका है? ये सचिव का है। सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान होता है। तो वो कार्यवाही जो भी हुई उसका विवरण तैयार करेगा कि क्या बातचीत हुई, क्या बहस हुई, क्या मुद्दे पर चर्चा हुई, ये सब बातचीत इसके अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, एसएमसी की पदेन सचिव का कौन सा कार्य नहीं है? एसएमसी के जो पदेन सचिव है, पदेन सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान होता है। बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, ठीक है, बैठक की कार्यवाही का विवरण तैयार करना, उसका रिकॉर्ड रखना, साधारण जनता के सामने अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना, यहाँ पे स्कूल की वित्त संबंधी आंकड़े तैयार करना, और द यहाँ पर अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर अध्यक्ष के कार्य करना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाई। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में तो आप सोचोगे भाई कौन होगा यहाँ पे? अध्यक्ष ही नहीं रहेगा तो फिर कौन कार्य करेगा? तो इस अगर अध्यक्ष नहीं है तो वैसी स्थिति में उपाध्यक्ष जो होता है वो कार्यकारिणी समिति का कार्य करेगा, अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करेगा सचिव, गलत है। पदेन सचिव का ये कार्य नहीं है कि अध्यक्ष के अनुपस्थिति पर अध्यक्ष का कार्य करे, वो कार्य तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। तो इसलिए इसके अंतर्गत द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय के आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय के आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यालय में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में 80 सीट है। किसी विद्यालय में कितनी सीट है? 80 सीट है। उस गांव का नाम ए है जिसमें विद्यालय स्थित है। कल वाले क्वेश्चन से कुछ हटकर क्वेश्चन नहीं है जो मैंने पिछली बार टेस्ट सीरीज में करवाया था। तथा ग्राम पंचायत के दूसरे गांव का नाम बी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन के देखिए अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान से नहीं देते हैं तो वैसी स्थिति में इस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहली बात है यहाँ पे गांव का नाम ए है और उसी ग्राम पंचायत के दूसरे गांव का नाम है, यानी ग्राम पंचायत दोनों की एक ही है। अब बात है कि भाई एक ग्राम पंचायत होती है तो उसके अधीन गांव तो होते हैं ना छोटे मोटे जो भी है, तो दूसरा जो है उसका नाम बी है।
यदि गांव ए से 25 आवेदन आए, ए गांव से कितने आवेदन प्राप्त हुए? 25 आवेदन, ठीक है, ए गांव से 25 और बी से कितने आए? 30 आवेदन, ठीक है। ए गांव से तो कितने आवेदन आए? 20 आवेदन, और सॉरी 25, और बी से कितने आए? 30 आवेदन। तो लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किनको किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है, दोनों गांव के सभी 55 आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। वह यहाँ पे केवल गांव एक के 25 आवेदनों को ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। फिर पहले गांव एक के 25 को, व इसके बाद में बी जो गांव है उसके 30 आवेदनों को। क्वेश्चन अगर आप आसानी से अगर पढ़ लेते, समझ लेते हैं तो आपके लिए इजी हो सकता है, और अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो वैसी स्थिति में मुश्किल है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए टोटल सीट कितनी है? 80 सीट है। टोटल सीट कितनी है? 80। तो आरटी के जो 25% जो सीट होती है उसके अनुसार इस 80 का 25% कितना हो जाएगा? इस 80 का 25% हो जाएगा 20 सीट, यानी किसी विद्यालय में 20 सीट पर ही प्रवेश मिलेगा। अब बात यह है कि ए गांव से कितने आ गए? 25 आवेदन आ गए, 20 सीट है और आ गए 25, और बी जो गांव है उससे आवेदन आ गए 30। नियम अगर आपको आरटी 2011 की पता नहीं है तो वैसी स्थिति में आपका क्वेश्चन गलत होगा। आरटी जो इसमें आपका जो शैक्षिक परिदृश्य का जो जितना भी बड़ा पार्ट है, आरटी जो 2009 कह लो चाहे 11 कह लो, विद्यालय प्रबंधन समितियां कहो, चाहे शिक्षण अधिगम में नवाचार कहे, चाहे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए कुछ नई चीज़ें हैं ये कि जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि उसमें आपके लिए विशेष है कि निजी विद्यालय में प्रवेश से संबंधित आपकी एक अलग यूनिट है, तो उस चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसका जो आरटी 2011 का जो विस्तृत वीडियो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें बता रखी है मैंने कि अगर इन बालकों का प्रवेश किस आधार पे लिए, क्या नियम है, क्या चीज़। अब अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं कि 20 सीटों पर प्रवेश होना है और एक गाँव से आगे 25 और दूसरे गाँव से आगे 30। तो नियम ये कहता है कि अगर जिस वार्ड का विद्यालय, अब बात यह है कि वो विद्यालय कौन से वार्ड में, ए में है या बी में, तो वो विद्यालय इस वार्ड में है। विद्यालय कौन से वार्ड में है? ए वार्ड में है। अब नियम यह है कि संबंधित वार्ड में जिसमें विद्यालय है, अगर उसी वार्ड में वो सीटें फुल हो जाती है, भाई 20 सीट और 25 आ गए तो सीटें तो फुल हो गई, तो वैसी स्थिति में इस बी वाले जो दूसरे गांव है उनको लॉटरी प्रक्रिया में शामिल ही नहीं किया जाएगा। ये नियम आपने समझ लिया। तो सीधी सी बात है, इन 20 सीटों के लिए लॉटरी प्रक्रिया किसकी होगी? केवल इन्हीं को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल कर, इनके जो आवेदन है उनको शामिल ही नहीं किया जाएगा। तो हमेशा लॉटरी प्रक्रिया में ये चीज़ ध्यान रखी जाती है। तो संबंधित जो वार्ड है उससे कितने आवेदन आए उनको अलग रखा जाता है, और दूसरे वार्डों से कितने आए। अगर सीट से ज़्यादा उसमें उसी वार्ड से आ गए, अन्य वार्डों से कितने फॉर्म है उससे कोई मतलब नहीं है। और अगर 20 सीट है और उस गांव से मान लो 15 ही आए हैं, ठीक है, तो पहले तो 15 सीट तो उन्हीं की फुल हो गई, ठीक है, 15 ही आए हैं तो 15 तो उनकी सीट हो गई, और बाकी बचे 5 प्रथम रेंडर में, उन 15 को शामिल करेंगे लॉटरी में, और फिर बची 5, तो उस 5 के लिए बाद में लॉटरी प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे अब अपन देखते हैं इसके अंतर्गत क्वेश्चन में बात है कि यहाँ आवेदन प्राप्त हुए तो लॉटरी प्रक्रिया में किनको शामिल किया जाएगा? दोनों गांव के सभी 55 आवेदनों को। तो इस नियम से आप एक चीज़ समझ चुके हैं कि बी वालों को तो शामिल ही नहीं करना है, पहले ए वालों को और बाद में बी वालों को, तो ये भी गलत है। और दोनों गांव के आवेदनों को, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है केवल गांव एक के 25 आवेदनों को ही लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन। बाकी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आप जुड़े रहोगे तो सब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? धारा 35, धारा 37, धारा 38 और धारा 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
धारा जो 38 है वो ये कहती है कि राज्य सरकारें आवश्यक संशोधनों के साथ अपने राज्य में आरटी को लागू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चीज़ों को अच्छा कौन समझा सकता है? जब संबंधित अध्यापक उन चीज़ों को खुद अच्छे से समझता है, तभी ये चीज़ें आसानी से क्लियर हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी 2011 के किस नियम के तहत अध्यापकों के कर्तव्यों का उल्लेख है? अध्यापकों के कर्तव्य नियम 20 में, नियम 21 में, नियम 19 और नियम 22। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नियम जो 20 है वो अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है। तो नियम 21 किससे है? से छात्र शिक्षक अनुपात, नियम शिक्षकों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित, और 22 पाठ्यचर्या है जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसके लिए जो शैक्षणिक पदाधिकारी उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी 2011 जो है राजस्थान में कब अधिसूचित हुआ? 29 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2010, 29 अप्रैल 2011 और 26 अगस्त 2011। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 मार्च 2011 को ये अधिसूचित हुई। आगे देखिए, विद्यालय के दैनिक प्रबंधन के लिए गठित विद्यालय प्रबंधन समिति कहलाती है, क्या कहलाती है? आंगनवाड़ी समिति, संचालन समिति, कार्यकारी समिति और विकास योजना समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है कार्यकारिणी समिति। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य आपको बताना है। विद्यालय प्रबंधन जो एसएमसी है, आरटी के दायरे में आने वाले बालकों के नामांकन एवं निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालय की प्राप्ति और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना, एमडीएन के कार्यों की मॉनिटरिंग करना और उपरोक्त सभी। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के ये सभी कार्य है, उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होंगे अध्ययनरत कुछ विशिष्ट बालकों के माता पिता, विद्यालय में नामांकित व अनामांकित बालकों के माता पिता, राज्य से निर्वाचित व्यक्ति और विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक। तो देखिए यहाँ पे देखिए अध्ययनरत कुछ विशिष्ट बालकों के माता पिता, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा, विद्यालय के जो समस्त अध्यापक है वो इसके सदस्य होंगे। सभी बालकों के जो अभिभावक वो होंगे, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ विशिष्ट बालकों, तो ये कथन गलत है। विद्यालय में नामांकित एवं अनामांकित बालकों के माता पिता, अनामांकित अगर कोई बालक है उसके माता पिता विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं होंगे। राज्य से निर्वाचित व्यक्ति उनका कोई लेना नहीं है, जो संबंधित उनका क्षेत्र है वो निर्वाचित व्यक्ति इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा द। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के संबंध में सही कथन नहीं है। कार्यकारिणी समिति के बारे में पूछा, क्या यहाँ पे पहला ऑप्शन है 16 सदस्यों मिलकर बनी होती है, इसमें अभिभावकों में से 11 सदस्य होते हैं, और फिर 3/4 सदस्यों में से अनिवार्य रूप से 8 महिलाएं होगी, और द यहाँ पे समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका गठन किया जाएगा। बताइए इसका आंसर। देखते हैं अगर आपने आरटी 2011 अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका आंसर बता पाते हैं या नहीं। तो अगर मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर इसको आरटी 2011 को अच्छे से क्लियर करनी तो आप वीडियो ज़रूर देखें, विस्तृत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। लगभग 35 मिनट का वीडियो बनाए। तो इसके अंतर्गत देखिए, ये 16 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, ये 11 सदस्य होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। और समिति को जो कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका गठन किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे ये कथन गलत है। इसके अंतर्गत क्या दे रखा आपने ध्यान से देखो तो 3/4 सदस्यों में से अनिवार्य रूप से 8 महिलाएं होगी। तो 3/4 सदस्य जो होते 11 सदस्य, उनमें केवल 6 महिलाएं का होना जरूरी है। लेकिन पूरी कार्यकारिणी की बात की जाती है तो आप वहाँ पे 8 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कार्यकारिणी समिति यहाँ पे देखिए 3/4 सदस्यों के बारे में ही आपको पूछा है, 3/4 सदस्यों के बारे में, तो वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना जरूरी है। 3/4 सदस्य जो है यहाँ पे ये 11 हुए, उन 11 में तो केवल 6 ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, कार्यकारिणी समिति में कुल पदेन सदस्यों की संख्या होती है। कार्यकारिणी जो समिति है उसमें पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपके सामने ऑप्शन 11, कुल का 3/4, 16 है और द 5 है। इसका सही आंसर क्या होगा?
पदेन सदस्यों की आपको संख्या पूछे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी की जो समिति बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों कितनी होगी? 1/1, 1/2, 3/4 और 1/3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/3 जो है बैठक की गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, RT 2011 के भाग 7 में किसका उल्लेख है? शुरू में मैंने क्वेश्चन करवाया था, अगर आपको याद है तो। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया का पूरा होना, विद्यालय में शिक्षकों के कर्तव्य, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र। 7 जो है उसका संबंध है इससे, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने से संबंधित भाग 7 का संबंध है और इसके अंतर्गत धारा आती है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RT 2011 के तहत ग्राम पंचायत के जिस वार्ड में सरकारी विद्यालय है उसका वार्ड पंच क्या कहलाता है? सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पदेन सचिव, पदेन सदस्य। इसका सही आंसर हो जाएगा पदेन सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यकारिणी समिति में पदेन सदस्य सचिव होता है। कार्यकारिणी समिति में किसके बारे में? पदेन सदस्य सचिव। पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान, अभिभावक, संबंधित वार्ड का पंच, शिक्षाविद जो नियमों का अच्छा जानकार हो। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्था प्रधान। पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय विकास योजना कितनी वर्षीय होगी? 5 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, 3 वर्षीय। देखिए आपका आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर होगा, विद्यालय विकास जो योजना होती है वो 3 वर्षीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RT 2011 के किस नियम के तहत राज्य सरकार निजी विद्यालयों में प्रवेश लिए गए बालकों की 25% सीटों की राशि का पुनर्भरण करेगी? इसके लिए RT 2011 उसके अंतर्गत कौन सा नियम है जिसके तहत उन निजी विद्यालय जो है उनको फीस जो है उस राशि का पुनर्भरण किया जाएगा? नियम 10 के तहत, नियम 12 के तहत, नियम 11 के तहत और नियम 13 के तहत। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नियम 11 के तहत उस राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RT 2011 में उल्लेखित किन दस्तावेजों के आधार पर बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है? दस्तावेज कौन कौन से? माता पिता संरक्षित आयु के संबंध में स्व घोषणा के आधार पर, आंगनबाड़ी अभिलेख के आधार पर, जन्म प्रमाण के आधार पर और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर मान लीजिए उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो माता पिता उसकी स्व घोषणा कर सकते हैं कि इस डेट के आधार पर उसका प्रवेश लिया जाए, तो उसको मना नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RT 2011 के किस नियम के तहत बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन एवं उसके कार्यों का उल्लेख? बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बात की जा रही है। नियम 25, नियम 26, नियम 27 और नियम 28। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन और उसके कार्यों का उल्लेख नियम 26 के अंतर्गत है। 25 के अंतर्गत अभिभावकों की शिकायतों का निवारण होता है। 27 के तहत उसको शिकायत करने की रीति है किसको? बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। और 28 के अंतर्गत क्या है? राज्य सलाहकार परिषद का गठन। और ये अंतिम क्वेश्चन है, RT 2011 के अंतर्गत नियम 6 का संबंध किससे है? ये बताइए आप। नियम जो 6 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नियम 6 किससे संबंधित है? अधिक आयु के नवप्रवेशी बालकों के प्रशिक्षण से, विद्यालय विकास योजना से, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य से और विद्यालयों की स्थापना से। तो इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं आपका आंसर क्या होता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर। जो नियम जो 6 है वो क्या है? बालकों को अधिकार है कि अधिक आयु के जो नवप्रवेशी जो बालक है वो विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से उन्होंने जो उनकी क्षतिपूर्ति है, या अपन कह सकते हैं जो वो पीछे रहे, पिछड़े हुए हैं, वो अपने समान स्तर पर उनको लाया जाएगा और इसके लिए उनको विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा? 1 नंबर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इससे संबंधित आने वाले हर वीडियो का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मैंने अभी जैसे बताया कि जो NCERT बेस पर मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज। लगभग 40-50 क्वेश्चन में करवाऊंगा, तो लगभग 8-10 जो टॉपिक है वो चीज़ें क्लियर आपका हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है तो आपको हर चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समय कम है तो अपने स्वयं पर कॉन्फिडेंट आपको रहना जरूरी है। इस समय आपकी मेहनत के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है अपने आप पर विश्वास रखना। जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको प्रॉपर आप रिपीट करें, नई चीज़ें जो है उसके
चक्कर में नहीं पड़े, जो चीज़ें पढ़ ली है उन्हीं का ऑब्जेक्टिव आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो, बाकी सब कुछ बेटर होगा। धन्यवाद।